नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी ट्रॉन्स एरिस। मूवी की शुरुआत 1983 से होती है, जिसमें केविन नाम का एक शख्स जो कि ट्रॉन्स नामक एक सिस्टम बनाता है, जिसमें सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से काफ़ी भिन्न होती है, जिसे वह ट्रेड्स नाम देता है। और वह 1989 में यह बनाकर पूरी तरह से गायब हो जाता है और अब वह कंपनी उसके बेटे के नाम पर ही चली जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 2010 में आता है, जहाँ पर केविन का बेटा भी उसी विजुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसकी वजह से केविन की जान गई होती है। और अब यहाँ से सीन 2025 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर केविन के बच्चे दो कंपनी में डिवाइडेड हो गए होते हैं, जिसमें एक कंपनी का नाम एनकॉम, जिसकी CEO ईव और उसकी सिस्टर होती है, और दूसरी कंपनी का नाम डीलिंगर सिस्टम होता है, जिसका CEO जूलियन होता है। ये दोनों कंपनी आपस में एक दूसरे की कंपटीटर होती हैं। और अब यहाँ से सीन एक विजुअल कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एरिस होता है, और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जो कि विजुअल वर्ल्ड का काफ़ी जाना माना नाम होता है, और यह किसी भी सिस्टम को बड़ी ही आसानी से नष्ट कर देता है। और यहाँ पर हमें एरिस की छोटी सी फाइट्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि दूसरे सिस्टम को बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर दे रहा होता है। तभी एरिस को अपने सिस्टम में कुछ नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं। दरअसल अब एरिस के कुछ पार्ट्स अपने आप चेंज हो रहे होते हैं, और उसी समय उसकी कंपनी का CEO जूलियन उसके सामने आता है, और यहाँ से सीन चेंज होता है। और रियल वर्ल्ड में डीलिंगर कंपनी का CEO अपने कंपनी के सारे इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए लाया होता है, और यहीं पर वह विजुअल की एंट्री रियल वर्ल्ड में करवाता है। और एरिस नामक यह विजुअल कैरेक्टर फर्स्ट टाइम रियल वर्ल्ड में एंट्री करता है, और यह देखकर जूलियन के सारे इन्वेस्टर काफ़ी प्रभावित होते हैं। हालांकि यह सब कुछ देखकर एरिक पूरी तरह से अपने आप को सहज महसूस कर रहा होता है। लेकिन अब कुछ ही समय के बाद जैसे ही इन्वेस्टर वहाँ से चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं विजुअल एरिस अचानक से नष्ट होने लगता है, यानी रियल वर्ल्ड में वह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। यह देखकर जूलियन और उसकी माँ काफ़ी दुखी होती हैं। तभी जूलियन बोलता है, मैं जल्द ही ऐसा प्रोग्रामिंग कोड लाऊंगा जिससे यह विजुअल कैरेक्टर पूरी तरह से रियल लाइफ में भी रह सकते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और अलास्का का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर ईव अपनी प्राइवेट रिसर्च स्टेशन पर पहुँचती है। यह वही बेस स्टेशन होता है जिसे केविन ने बनाया होता है, और उसकी सिस्टर टेस ने भी उसे यूज किया होता है। और अब टेस भी एक लंबी बीमारी के बाद मर गई होती है, और तभी स्क्रीन पर टेस का रिकॉर्डर मैसेज चलने लगता है, जिसे सुनकर ईव काफ़ी खुश होती है। दरअसल इस जगह पर ईव व उसके साथ सेथ यहाँ पर आए होते हैं, और दोनों काफ़ी दिनों तक इस बेस पर काम करते हैं। दरअसल टेस अपने रिसर्च में एक ऐसा कोड बनाने की कोशिश कर रही होती है जो डिजिटल दुनिया को रियल दुनिया में परमानेंट ला सके। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने यहाँ आए होते हैं। इसी कोड को हम परमानेंट कोड के नाम से जानते हैं। काफ़ी दिनों तक यहाँ काम करने पर दोनों के सामने अचानक एक दिन स्क्रीन पर डबल हेलिक्स शेप का एक कोड आता है, और यही होता है परमानेंट कोड। यह देखने के बाद अब ईव और सेथ एक टेस्ट करना चाहते हैं, जिससे विजुअल दुनिया से एक ट्री लाते हैं, और उसी कोड के जरिए वो लेजर एक्टिवेट करके 29 मिनट्स का टाइमर सेट करते हैं। और हैरानी की बात यह होती है कि इस लेजर से लाने के बाद वह परमानेंट इस वर्ल्ड में आ चुका होता है, और वह पेड़ नष्ट नहीं होता। यह देखकर ईव और सेथ काफ़ी खुश होते हैं, और अब उन्हें परमानेंट कोड पूरी तरह से मिल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विजुअल दुनिया के अंदर एरिस को दिखाया जाता है, जिससे कि रियल दुनिया के अनुभव से काफ़ी दुखी होता है। तभी एरिस के पास उसकी कमांडेंट आती है, जो उससे रियल वर्ल्ड का अनुभव पूछती है, जिस पर एरिस कहता है यह काफ़ी अलग अनुभव था, मैं कुछ बता नहीं सकता। अब सीन चेंज होता है और एनकॉम, जो कि अपनी लास्ट अपडेट ला रहा होता है अपने ऐप में, उसी के लिए चारों तरफ अब एनकॉम की ही बातें चल रही होती है। लेकिन कंपनी की CEO ईव कहीं नज़र नहीं आती। दरअसल वह अपने सीक्रेट मिशन पर रहती है। दूसरी तरफ जूलियन अपने लैब में बैठे बैठे ही एनकॉम को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि जूलियन की माँ यह करने से मना करती है, पर जूलियन बोलता है ईव भी परमानेंट कोड टूट रही है और मुझे उससे पहले यह चाहिए।
और अब सीन शिफ्ट होता है जहां एरिस ईकॉम पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकॉम की डिजिटल कोड अलार्म एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे सिस्टम बचाव के लिए ई कॉमर्स के सारे सिपाही अपने फाइल की प्रोग्रामिंग को बचाने के लिए उसके सामने आते हैं। पर ई कॉम के फाइल प्रोटेक्टर्स उतने मजबूत नहीं होते और इसे एरिस के विजुअल कैरेक्टर बड़े ही आसानी से प्रोग्रामिंग फाइलिंग को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और अब एरिस इनकॉम के डिजिटल कार्ड को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है और एंट्री करते करते एरिस अब इंफॉर्मेशन ब्लॉक तक पहुंचता है, जहाँ जाकर वह ईव को पहली बार देखता है। इसे देखते ही एरिस पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। पहली बार वह इमोशन को महसूस करता है, लेकिन फाइनली जूलियन की आवाज़ से वह उस सिस्टम से बाहर आता है। लेकिन अब तक डेलिंगर की प्रोग्रामिंग फाइलिंग पूरी तरह से इनकॉम की प्रोग्रामिंग फाइलिंग को नुकसान पहुंचा चुका होता है और यह सब कुछ जूलियन बैठकर देख रहा होता है। और जैसे ही एरिस वह फाइल ढूंढ लेता है, जूलियन वहीं पर डिजिटल एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे वहीं पर एरिस और सारी प्रोग्रामिंग क्रैश हो जाती है। और अब यहाँ पर इनकॉम के अपडेट्स को रोकना पड़ता है। यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ जूलियन अपने सिस्टम से एरिस से बातें कर रहा होता है, जिस पर एरिस पूछता है उसके साथी कहाँ है, जिस पर जूलियन बताता है इस प्रोग्रामिंग में लूजर के लिए कोई जगह नहीं है, अतः उनको नष्ट कर दिया गया है। यह सुनकर एरिस को काफ़ी गुस्सा आता है, जिससे पता चलता है कि एरिस अब इंसानों की तरह इमोशन रखने लगा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अलास्का में ईव और उसके साथी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ईव परमानेंट कोड को ढूंढकर अलास्का से अपने प्राइवेट जेट से आ रही होती है। तभी जूलियन डेलिंगर कंपनी का सीईओ एरिस को आदेश देता है कि वह ईव का लोकेशन ट्रैक करे, जिस पर एरिस उसके लोकेशन को बड़े ही आसानी से ट्रैक करता है और उनके लोकेशन तक वह पहुंच जाता है। एरिस 29 मिनट्स का टाइमर लगाकर अपने साथी के साथ ईव का पीछा करने लगता है। दरअसल एरिस अपने मॉडर्न बाइक के जरिए रास्ते की सारी रुकावटों को बड़ी ही आसानी से नष्ट कर दे रहा था और वह बड़ी ही आसानी से ईव को ढूंढ भी लेता है। पर ईव किसी तरह से बचकर उसके एक साथी को मार देती है और उसकी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते समय ही दोनों की बाइक्स आपस में टकरा जाती है और जैसे ही बाइक्स एक दूसरे से टकराती हैं और ईव नीचे गिरती है, तभी ईव अपने परमानेंट कोड को पानी में डालकर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे यह कोड डेलिंगर कंपनी तक ना पहुंच सके। और तभी जूलियन वहां पर अपने हेलीकॉप्टर को भेजता है, जो दोनों को ग्रिड में लेकर जाता है। हालांकि यह सब देखकर अब एरिस को भी काफ़ी बुरा लगता है और वह इसकी शिकायत भी करता है जूलियन से, पर जूलियन इसे मेल फंक्शन वायरस कहकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। अब यहाँ पर एरिस बहुत पावरफुल हो चुका होता है और उसे रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कोड भी पता होता है, पर समस्या एक होती है कि वह 29 मिनट्स से ज़्यादा समय तक रियल वर्ल्ड्स में नहीं रह सकता। अब एरिस ईव को अपने बाइक पर बैठाकर रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। दरअसल इस बार एरिस और ईव परमानेंट कोड की कॉपी ढूंढने आए होते हैं, जिससे वह हमेशा के लिए रियल वर्ल्ड्स में रह सके। अब ईव अपने दोस्त को कांटेक्ट करती है और उससे वही लेजर गन लाने को कहती है, जिससे वह एक ट्री को रियल वर्ल्ड्स में लाई होती है। दूसरी तरफ डेलिंगर कंपनी का सीईओ जूलियन अपने और सोल्जर्स को अपने प्रोग्रामिंग फाइलिंग से बाहर निकालता है और रियल वर्ल्ड्स में लाता है, ताकि वह एरिस को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। कहानी की दूसरी सीन में ईव व एरिस ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां लेजर गन व पीसी दोनों होता है, जिसके जरिए वह एरिस को हमेशा के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी जूलियन के सिपाही वहां पर आ जाते हैं, पर वह हमला नहीं करते क्योंकि एरिस के अब 29 मिनट्स समाप्त होने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी ईव का दोस्त एरिस को डिजिटलाइजर गन से ग्रिड के अंदर भेज देता है और यह देखकर जूलियन के सिपाही अंदर आ जाते हैं और सब कुछ वहाँ पर बर्बाद करने लगते हैं। और वहीं पर डिजिटलाइजर गन भी होती है, जिसे उनके सिपाही नष्ट कर देते हैं, जिससे एरिस को वापस लाना था। और अब सोल्जर जैसे ही ईव को मारने जा रहे होते हैं, तभी फायर अलार्म के कारण उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। दरअसल इस विजुअल कैरेक्टर्स ने पहली बार पानी देखा होता है और इसलिए वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वापस ग्रिड में आ जाती है। इनकॉम के कर्मचारी यह सब कुछ देखकर चौंक जाते हैं, जिस पर ईव
वहाँ पर क्या हुआ होता है वह सब कुछ बताती है और डिजिटलाइजर गन को ठीक करने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि जूलियन के सिपाही अब ईव के पीछे पड़ गए होते हैं और यह देखकर ईव वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और ग्रिड के अंदर अब इरिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे केविन मिलता है और वह उसे परमानेंट कोड दे देता है, जिससे इरिस रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए आ जाता है और अब ईव की जान बचाने के लिए वहाँ पर फाइट करता है। पर अब वो पहले की तरह सिस्टम या किसी प्रोग्राम की फाइलिंग नहीं होता, अतः अब वह उन्हें आसानी से रोक नहीं पाता। अब इरिस को जैसे ही वह लोग मारने वाले होते हैं, तभी ईव के दोस्त डिलिंगर कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और हैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय एक्टिवेशन में डाल देते हैं, जिससे उनके सारे सोल्जर्स वहीं पर मर जाते हैं। और अब जूलियन के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है, तभी वह अपने आप को ग्रिड में लेकर चला जाता है, जहां पर जूलियन को ग्रिड के अंदर दिखाया जाता है, जहां जूलियन को अब एक डेस्क मिलता है और उसे पकड़ते ही उसके ऊपर एक आर्मर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ इरिस अब रियल वर्ल्ड में आकर अपने दोस्तों को ढूंढता है और ईव अपने इस परमानेंट कोड से समाज में अच्छे परिवर्तन कर रही होती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।